148 श्लोक है। तीसरा ग्रंथ हो गया आपका। चौथा ग्रंथ इनका है जिसका नाम है लघु चाणक्य। क्या नाम है? लघु चाणक्य। अब लघु चाणक्य में क्या है भाई? 108 क्या है? श्लोक। पांचवा ग्रंथ इनका मिलता है जिसका नाम है वृद्ध चाणक्य। क्या नाम है? वृद्ध चाणक्य। अपने मित्रों तक वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपका मित्र झारखंड की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल, तो सभी मित्रों तक वीडियो शेयर कर दें अविलंब, क्योंकि आज झारखंड का के परिप्रेक्ष्य में मैं अभी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ा रहा हूं और मेरे झारखंड के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिर्फ 2 ही वीडियो होंगे और मेरी कोशिश या 3 वीडियो हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि 3 वीडियो में संपूर्ण झारखंड को कौटिल्य का अर्थशास्त्र में समझा दूं। तो अब वृद्ध चाणक्य में क्या है ध्यान दीजिएगा, 205 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? ये तो चाणक्य अर्थात कौटिल्य के अर्थात कुटिल बुद्धि होने के कारण को क्या कहा गया? कौटिल्य, जो कि इनके ये ग्रंथ थे। आइए अब चाणक्य के, क्योंकि हमको पढ़ना क्या? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हम आप आते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए दूसरा पेज में ले लेता हूं। चिंता मत करिएगा, पेज आपके सुरक्षित रखे जाएंगे। ये देखिएगा, इसीलिए स्मार्ट बोर्ड है, ये स्मार्ट पढ़ाई है, क्योंकि इसमें जो लिखा जाएगा इसकी पीपीटी बना के भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। चिंता मत करिएगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आइए मित्र, तो दूसरा पेज हमने ले ही लिया था, तो दूसरा पेज हमारे पास है ही। तो आइए दूसरे पेज में अब आपको मैं बताता हूँ कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र किसमें विभक्त है? अधिकरणों में। कितने अधिकरण हैं? 15। ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरणों में विभक्त है और अधिकरणों की संख्या कितनी है? 15। तो अर्थशास्त्र अधिकरणों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? अधिकरण। अब कितने अधिकरण हैं? तुरंत आपको लिख लेना चाहिए, 15 अधिकरण है। कितने अधिकरण है? 15। लेकिन अधिकरणों से भर काम नहीं चलेगा मित्र, ध्यान दीजिएगा। अधिकरणों के साथ साथ 150 क्या है? अध्याय। ये आपको सबसे, और यूजीसी अगर कोई है, जीआईसी जीडीसी के अगर इस कौटिल्य का अर्थशास्त्र विषय में है तो आपको सबको लिखते चलना है, ठीक है ना। इसके बाद 180 क्या है? प्रकरण है। 180 क्या है? प्रकरण है। और 6000 क्या है? श्लोक है। और 15 क्या है? अधिकरण। देखो सबसे नंबर 1 पर मैंने लिख दिया, नंबर पॉइंट इसको बना दे रहा हूं, नंबर 1। कलम दूसरी ले लेते हैं, क्योंकि कलम हमारे पास 4-5 आ चुकी हैं, तो चिंता मत करिएगा, हमारे पास 4-5 कलम है। हाँ, तो नंबर 1 इसको मैं नंबर 2 पॉइंट बना दे रहा हूँ, इसको नंबर 3 पॉइंट बना दे रहा हूँ और इसको नंबर 4 पॉइंट बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। लक्ष्य संस्कृतम यूपी का सर, बिल्कुल नमस्ते। देखिए ये यहाँ तक बात समझ में आई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में देखा कि 15 अधिकरणों में विभक्त है। कितने अधिकरणों में विभक्त है? 15 अधिकरणों में। अध्याय कितने हैं? 150। प्रकरण कितने हैं? 180। और श्लोक कितने हैं? लगभग 6000 श्लोक। ठीक, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की सामान्य परिभाषा थी जो कि मैंने बताया। अब आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों के नाम तो आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण आपको नहीं पता है तो जान लीजिएगा कि आपको कुछ भी नहीं पता है। क्यों? चाहे यूजीसी हो, चाहे आपका जो भी कंपटीशन देते हैं जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र रखा गया है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरणों के नाम। और आज के डेट में आपको अधिकरण याद भी होने चाहिए। लेते हैं हम तीसरे पेज को, क्योंकि ना तो पेज की कमी है और ना कलम की कमी है। तो तीसरा पेज मेरा आता है अब, और यहां शुरुआत करता हूं मैं कौटिल्य के अधिकरण।
क्या लिख दे रहा हूं मैं विषय यहां पर? अधिकरण। अधिकरण। बोर्ड यहां तक आ रहा होगा संभवतः, आ रहा है, मैं देख रहा हूं आ रहा है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, 6 और ये 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ हम रख दे रहे हैं 15वां अधिकरण। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं दूसरी कलम फिर से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कई कलम है। भाई साहब जितनी कलमें प्रयोग कर सकते हैं आज कर ले, है ना। तो पहले अधिकरण का नाम है विनयाधिकरण। क्या नाम है? विनयाधिकरण। पहले अधिकरण का नाम क्या है? विनयाधिकरण। और यही आपके सिलेबस में है, ध्यान दीजिएगा। पहला अधिकरण का नाम है मित्र विनयाधिकरण, और यही अधिकरण आपके सिलेबस में है। कौन सा अधिकरण है? विनयाधिकरण। कलम नहीं दिख रही है? हाँ, ये थोड़ा सा कलम नहीं दिख रही है, तो इसको हम मिटाते हैं ऐसे। ब्लैक यूज कीजिए, पहले वो ले लीजिए तब मिटेगा। ना ही ऐसे ही मिटेगा वो हमारे। अरे मिट जा भैया, क्यों परेशान कर रहे हो? कह रहा नहीं मिटेंगे। अगर हम पीछे जाएंगे तो पूरा चला जाएगा, जानते हैं हम भी। ऑप्शन नहीं दिया, ये दिया सर, इसमें दिया उंडो उंडो पे उंडो, ये उंडो दिया नहीं नहीं, मिटता ऐसे ही है, लेकिन आज ये उंडो दिया ना इस पे। पेज ही खत्म करना पड़ेगा क्या? आइए पेज ले लेते हैं दूसरा, क्या करें भाई। वैसे मिट जाना चाहिए, इसको मिट नहीं रहा है। हाँ, कैसे मिटता है ऐसे ही हमको पता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था भाई। अब देखिए पसीना कितना निकल आया ना, यही मेहनत होती है, क्योंकि मानसिक भी और शारीरिक भी। ठीक, पहले अधिकरण को हम कलम दूसरी प्रयोग करते हैं। कलम ले लेते हैं व्हाइट, जो कि ज्यादा दिखेगी। तो पहले अधिकरण का नाम क्या है? विनयाधिकरण। पहले अधिकरण का नाम है विनयाधिकरण, जो कि नोट कर लीजिएगा। दूसरे अधिकरण का नाम है अध्यक्ष प्रचार। क्या नाम है? अध्यक्ष प्रचार। तीसरे अधिकरण का नाम है धर्म स्थलीय। तो धर्म स्थलीय, जब प्रचार करोगे तभी धर्म की स्थापना होगी ना। हाँ, तो धर्म स्थलीय। धर्मस्थीय। क्यों भाई साहब बहुत परेशान कर रहे हैं हमको आज। अभी कम प्रयोग हुआ ना, इसलिए दिक्कत कर रहा है। धर्मस्थी। चौथे का नाम है कंटक शोधन। कंटक शोधन। पंचम का नाम है क्या? योग वृत्त, या योग वृत्ति भी है, तो योग वृत्त। छठवें अधिकरण का नाम है मंडल योनि। क्या नाम है? मंडल योनि। थोड़ा पंखा चला लीजिएगा। मंडल योनि। सातवें का नाम है साध्य गुण। ये ध्यान रखना, साध्य गुण।
क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो गया भाई साहब, बहुत गर्मी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप पढ़ा नहीं रहे हैं, बाहर तोल के रखी हुई हमारी 60 देखो। 8वें का नाम क्या है? व्यसनाधिकरण। व्यसनाधिकारी है। नौवें का नाम है अभियास्त कर्म। अभियास कर्म। 10वें का नाम है साग्रामिक। 10वें का नाम क्या है? साग्रामिक। ग्यारहवें का नाम है वृत्तशंग। क्या नाम है 11वें का? वृत्तशंग। 12वें अधिकरण का नाम है आवलियस। आवलियस। 13वें का नाम है दुर्लभ है। दुर्गंध नहीं मिलती, दुर्गल। लेने लगा ना, क्योंकि शुरुआत में अभी, क्योंकि नया स्मार्ट बोर्ड है, कई फीचर अभी कल उसमें दुर्गलम हो पाए है ना। 14वें का नाम है औपनिषदिक। औपनिषदिक। 15 आ भी जाएगा, इनका कोई दिक्कत नहीं है, 15 अधिकरण नहीं लिख दे रहे हैं। 15 का नाम है तंत्र युग। क्या नाम है? तंत्र। 15वां अधिकरण भी यही लिख दिया हमने, इसको हटा देते हैं। अब तो ये उंगली में आ जाएगा इसमें। तंत्र युक्ति। तो ये 15 हमारे क्या थे? अधिकरण थे। हमको पढ़ना कौन सा है? विनयाधिकरण। अब विनयाधिकरण में पढ़ना क्या है? बेटी बिल्कुल लक्ष्य संस्कृत वाले करें, एसी लगवा लीजिएगा। टका ही धना टका ही एन टका है ते। एसी तो लगवा ले, लेकिन एसी के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो समझ लें कि बिना पैसे कुछ होता नहीं है। हम भी चाहते हैं कि एसी लग जाए और जिससे हम लगातार क्लास पढ़ा सकें, वीकनेस भी ना आए, थकान भी महसूस ना हो, लेकिन उसके लिए बेटा बहुत कुछ चीज़ें लगती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और ईश्वर करे आपकी वाणी पे सरस्वती सवार हो और साथ साथ कुबेर की भी वर्षा हो, तो एसी भी लगेगी। आइए विनयाधिकरण की तरफ चलते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज सीधे चर्चा करते हैं नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है नमः शब्द से, और किसको नमस्कार कर रहे हैं? कह रहे नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। शुक्राचार्य और बृहस्पति को, दो देवताओं को नमस्कार किया। कौटिल्य जानते थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं ये, राजनीतिक हैं, गुरु भी तो है लेकिन राजनीतिज्ञ हैं। शुक्राचार्य और बृहस्पति गुरु तो हैं लेकिन बहुत बड़ी राजनीतिक हैं। जब कभी राजनीतिक संकट आया देवताओं पर तो बृहस्पति ने, और जब असुरों पर आया तो शुक्राचार्य ने। दोनों की टक्करी होती थी। ये पंखा बंद कर दीजिएगा, थोड़ा बच्चों को आवाज जा रही है, हम झेल लेंगे गर्मी में, कोई बात नहीं। हाँ यही वाला बटन है, गलती से दूसरा बटन दबाए तो पूरा पैनल बंद हो जाए, तो ये बात ही कोई बात नहीं बेटा, आप आपस में बात ना करिएगा। देखो विनयाधिकरण, तो अब लेते हैं हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज आपको कहता है क्या है, तो अगले पेज के साथ हम अगली चीजों को भी ऐड कर लेते हैं, और अगले
पेज पर हम लेते हैं ब्लैक, तो ब्लैक एंड व्हाइट। आइए मित्रों, ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ, ये व्हाइट है कि ब्लैक है? दूसरा कलर आ गया क्या? दूसरा हाँ, कह रहे गुरुजी ब्लैक ना है, दूसरा आ गया। बैगनी कलर हो गया, वो है ब्लैक। ये है। अभी बढ़िया फीचर आ रहा है। नहीं, अब चेंज होगा ना। हाँ हाँ, चेंज हो गया। ब्लैक नहीं था, दूसरा था, अब ब्लैक आया है। ठीक, आइए तो सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा नमः। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो नमः शुक्र बृहस्पति भ्याम, बृहस्पतिभ्याम। बिल्कुल टीजीटी के लिए नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि राजनीति के बारे में तो जानना जरूरी है। तो टीजे नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, तो किसको नमस्कार किया? शुक्राचार्य और बृहस्पति को। और इसके बाद क्या कह रहे हैं? पृथिव्या लाभे। तो कैसा मंगलाचरण है कौटिल्य का अर्थशास्त्र का? नमस्कारात्मक। तुरंत नोट करिएगा, नमः लिखा ही है, तो कैसा मंगलाचरण है? मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और आपको एक सूचना दे दें, आपके लिए खुशखबरी है कि आज शाम 4 बजे से सेट हो चुका है समय, 4 बजे से 5:30 बजे तक या 5 बजे तक सांख्य कारिका आज दर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं पीपीटी के माध्यम से। तो आज से हम शुरू कर दे रहे हैं सांख्य कारिका की। तो बस चिंता मत करिए, मैं कह चुका हूं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। मॉर्निंग में क्योंकि 6 से 11 बजे तक टेट सुपर टेट का बैच चलने वाला है, सी टेट का, इसी प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ 6 धुरंधर आने वाले हैं, जो कि गणित, अंग्रेजी और हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में हैं। और झारखंड स्पेशल फर्स्ट पेपर के साथ भी मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको लेकर आऊंगा बहुत कुछ चीज़ों के साथ। तो बस मैं यही कहता हूं कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो मित्र चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक। ठीक, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। आगे इन्होंने क्या लिखा? पृथ्वी की प्राप्ति पृथिव्यम लाभे पालने चा यावति अर्थशास्त्राणि पूर्व आचार्य प्रस्थापितानि प्रायस्तानि सहृदेक एकम इदम अर्थ शास्त्रम कृतम। कहने पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र ग्रंथों का निर्माण किया, उन सबका सार संकलन कर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई। कृतज्ञता, कृतज्ञता जानते कैसे कहते हैं? कुछ लोग कृतज्ञता नहीं जानते। जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कृतज्ञता व्यक्त की और कहीं ना कहीं मंगलाचरण के साथ ही कृतज्ञता को व्यक्त किया। कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र की रचना की तो उन्होंने भी लिखा कि जितने भी अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भी लिखा, उन सबका मैं संकलन कर रहा हूं, तो कोई हमारे पर मुकदमा ना करे। उस समय देखो कौटिल्य ने भी इस चीज का ध्यान रखा, तो कॉपीराइट का मुकदमा ना हो जाए। कॉपीराइट, इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जब आप पीएचडी करते हो, आप थीसिस लिखते हो, तो वहां पर भी कृतज्ञता शब्द रखा जाता है कि मैं उनका कृतज्ञ हूं। भले आप उनसे पढ़े या ना पढ़े हो, देखा हो, लेकिन उनकी पुस्तक का अगर कोई रेफरेंस देते हैं तो कृतज्ञता रखना पड़ता। मैं ये भी बताऊंगा कि रिसर्च कैसे करना है, तो चिंता मत करिएगा, बहुत कुछ बताएंगे, समय आने दीजिएगा। ठीक, तो आगे क्या लिखा है? तस्याम प्रकरणम अधिकरणम समुद्देशाः। देखिए दूसरा तस्याम, इस अर्थशास्त्र की, तस्याम किस है? इस अर्थशास्त्र के प्रकरण और अधिकरणों के निरूपण इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा विद्या समुद्देशा। तो विद्या समुद्देशा सबसे पहले लिखा, और आज हमको पढ़ना क्या है? विद्या समुद्देशा। अब विद्या समुद्देशा में क्या है, इसको आप पढ़िएगा। लिखा है विद्या समुद्देशा आन्वीक्षिकी स्थापना। यहां आज मैं पढ़ा के आपको छोड़ूंगा, क्योंकि बेटा आपस में बात मत करिए, कोई बात नहीं है। और
कोई बात नहीं है, एसी लग जाएगी बेटा, चिंता मत करिएगा। आप लोग इतना सोच रहे हैं तो एसी लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतना हो चुका है, 1 महीने पहले शून्य से शुरुआत की थी और आज भी मैं, आपका ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका ही सब कुछ है। आज भी हम शून्य में ही हैं, लेकिन ये सब आपका प्यार, इतना सब चीज़ें हो चुकी हैं तो वो भी लग जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपस में आप बात ना करें, विवाद ना करें तो कोई झगड़ा भी हो जाए बिल्कुल, हम सबका लक्ष्य मिलके पढ़ना भी है और हम सबका लक्ष्य मिलके हमारा पढ़ाना भी है। मैं अकेले नहीं पढ़ा सकता हूँ, आप सबके साथ हूँ और आप सबका प्यार मिलता तभी मैं हूँ। हाँ, इतने कम समय पे इतना प्यार आप सबके देने। आइए, कोई बात नहीं करेंगे। आइए तीसरा पेज देखिए, अगले पेज की तरफ हम चढ़ते हैं। लिखा है विद्या समुद्देश्य। विद्या समुद्देश्य। अच्छा, यहां पर बात करते हैं विद्या की कि कौन कितने प्रकार की विद्या माना है। तो सबसे पहले लिखा आन्विच्की त्रिवार्ता दंडनीति इति त्रया विद्या। क्या लिखा है कि आन्विच्की त्रिवार्ता और दंडनीति ये 4 विद्याएं हैं। तो कितनी विद्याएं हैं? पक्का लॉक किया जाए। पहला प्रश्न देखा है, आन्विच्की आन्विच्की त्रय वार्ता और दंड नीति। भाई साहब देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको अन्यथा मत लीजिएगा। जब कोई बात को नहीं मानता है तो कोई कहता है मिट्टी में मिला दूंगा, ये दंड नीति है। पहले वो वार्ता करना चाहते हैं, अन्विच्की करना, त्रयी समझाते हैं कि देखो यार, पहले समझाया तो इस बात को सिर्फ अर्थशास्त्र से जोड़िए, किसी व्यक्ति विशेष से मत जोड़िएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाना उद्देश्य है, समझाना उद्देश्य है। किसी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति का मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये दंड नीति के बारे में, तो सबसे ज्यादा दंड नीति के बारे में शुक्राचार्य मानते थे, मात्र एक नीति को। वैसे 4 विद्याएं होती हैं, आन्विच्की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। जब कोई कहता है आन्विच्की, वार्ता, दंड नीति, त्रयी, बिल्कुल, तो कहते हैं कि भाई देखो भाई सब समझ ले, बतिया से तो ठीक हुआ, नहीं तो फिर तो तू समझबे करब। गांव कहते हैं कि बतिया मान ले तो ठीक है बा, नहीं तो जब समझाओ ना तो समझ ले 7 पीढ़ी तक तुम्हारी तर जाए। गांव सुने कि नहीं सुने इस चीज को? अब कहते हैं कि त्रयी वार्ता दंड नीति चैत्री मानवा। मानवा मानवा माने मानु। तो मनु कितनी नीतियों को मानते हैं? 3। तो अब कहते हैं कि देखो दूसरा पॉइंट बना कि मनु संप्रदाय को, देखो मनु संप्रदाय चला है कि नहीं चला? मनु संप्रदाय अर्थात मनु के सिद्धांत को मानने वालों को मनु संप्रदाय कहा गया। तो मनु संप्रदाय के लोग कहते हैं कि हम भैया 3 बात मानते हैं। कहने कौन कौन सी? अरे आओ सुनाते हैं, सुनो भाई राम कहानी। बोले कौन कौन से? त्रयी। कौन? त्रयी। दूसरी वार्ता और तीसरी दंड नीति। तो दंड को, तो मनु संप्रदाय को मानने वाले लोग कहते हैं कि त्रयी, वार्ता और दंड नीति को, वार्ता माने होता है कृषि, व्यापार आदि। त्रयी का मतलब होता है सांख्य आदि में जो कही गई बातें हैं। क्या है त्रयी का मतलब? सांख्य आदि अर्थात हमारे उपनिषदों आदि में त्रयी में जो कही गई बातों किसके अंतर्गत आती हैं? त्रयी के अंतर्गत आती हैं। वेद आदि में जो कही गई बातें हैं। वार्ता का मतलब वाणी, सीधे सीधे बात होती है। वार्ता का मतलब कृषि, व्यापार, वाणी से नहीं है वार्ता का मतलब यहाँ पर। और दंड, हाँ, क्योंकि मजाक मजाक में कुछ बता दें तो कुछ लिख लो। तो वार्ता का मतलब क्या है? कृषि, पशु, व्यापार आदि। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ छोटा सा, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, कृषि, पशु, व्यापार संबंधी और व्यापार संबंधी। तो कभी कभी क्या होता था, किसी राजा को खेती, पशु वशु आदि देकर व्यापार समझौते करके भी, जैसे हमारा पड़ोसी देश है कोई, तो उससे हमारी व्यापारिक संबंध कैसे है, ये भी नीति है वार्ता का। उससे हम लोग किस प्रकार से सैन्य सामान लेते हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है। राफेल कहाँ से मंगाया? फ्रांस से। तो वार्ता नीति कैसी है हमारी, कैसे समझौता हो गया। जैसे रूस से हम लोग पेट्रोलियम भी लेते हैं और हथियार भी लेते हैं,
लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो जैसे चीन से भी हम लोग कुछ चीजों को लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटो पार्ट्स वगैरह चीजें सामान है, तो ये वार्ता, क्योंकि भाई देखो उस समय की स्थिति को इस समय की स्थिति को मिलाना पड़ेगा। अगला तीसरा नंबर पॉइंट बनता है कि वार्ता त्रयी विशेषा आनविच्छिकी करोति। कह रहे हैं कि ये उनका मत है कि आनविच्छी का समावेश त्रयी के अंतर्गत होता है। मनु ने एक बात और कह दी, मनु संप्रदाय वाले कहते हैं कि जो ये आनविच्छिकी है, देखो क्या है, आनविच्छिकी जो है इसका अंतर्भाव किसके अंतर्गत होता है? त्रयी के अंतर्गत। ये सब पॉइंट बनेंगे आपके झारखंड वाले के लिए, और यूजीसी वाले भी तो ध्यान रखिएगा। तो किसके अंतर्गत आता है आनविच्छिकी? आनविच्छिकी त्रयी के अंतर्गत आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मन संप्रदाय वाले कहते हैं। हमारी नीति होती तो हम बताते कौन कौन सी होती, क्यों बताएं, अभी है ही नहीं हमारी नीति। जब कभी हम मानेंगे तो बताओ नीति। ठीक, अगला पॉइंट लेते हैं और अगला पेज भी लेते हैं। और अगला प्रश्न बनता है आपका, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि वार्ता दंड नीति चैती बृहस्पत्या। बृहस्पति कितनी नीतियों को मानते हैं? 2 नीतियों को। ध्यान दीजिएगा, आचार्य जो बृहस्पति हैं, कौन? अच्छा, बृहस्पति किसके देवता थे? पक्का? हाँ, बृहस्पति जो थे देवताओं के देवता थे। ये कहते थे कि 2 नीतियों को मानना चाहिए। कौन कौन सी? वार्ता और बृहस्पति ने 2 नीतियों को माना है। तो नंबर 1 उन्होंने माना वार्ता को, कह रहे यार कृषि व्यापार आदि सब समझौते कर लेना चाहिए। और दूसरा इन्होंने माना है दंड नीति को। देखो, दंड नीति को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। दंड का मतलब होता भय। जब प्रजा में भय नहीं होता मित्र, तो प्रजा अराजकता हो जाती है। तो भय किस प्रकार का हो? भय भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कह दिया कि अगर आपके एक दंड नीति के कि अगर आप उपद्रव करोगे तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चल जाएगी, भय है एक। लेकिन कुछ लोग इसको गलत वे पे ले जाते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये तो उसकी अपनी बौद्धिक स्तर पर है। तो एक जनता कहे भैया देखो हम नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी कुछ लोग कर लेते हैं। कहीं ना कहीं प्रजा के ये कह सकते हैं कि प्रजा अपनी जब आवाज अगर उठाना चाहती है तो भय का माहौल भी बन जाता है। तो कई प्रकार के इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू बन जाते हैं। तो दंड नीति और वार्ता नीति से बृहस्पति कहते हैं कि इनका क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। किससे? आनविच्छिकी आदि से। अब कहते हैं विद्या समुद्देश्य से बात हुई थी, कितने प्रकार की हुई। अब चलते हैं बृहस्पति के बाद केवल 2 ही विद्याएं मानते हैं। उनके अनुसार त्रयी तो दुनियादार लोकात्रायी लोगों की आजीविका का साधन मात्र है। ये त्रयी को क्या कहते हैं? बृहस्पति क्या कहते हैं त्रयी को? ध्यान दीजिएगा, त्रयी मानते नहीं है, ये कहते हैं त्रयी तो लोकाचार है। क्या है? लोकाचार है, अर्थात जीविका का साधन मात्र है। त्रयी क्या है? जीविका का साधन मात्र है। इससे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? क्या है ये? जीविका का साधन मात्र है। आगे चलते हैं शुक्राचार। क्या लिखा है? शुक्रा दंड नीति एका विद्यो स्वर्ग तस्याम ही सर्व विद्यारंभम प्रतिवृद्धा इति। तो शुक्राचार कितनी नीतियों को मानते हैं? देखो दूसरा पॉइंट बना देते हैं, शुक्राचार। तो शुक्राचार कितनी नीतियों को मानते हैं? मात्र एक विद्या को मानते हैं। कारण कुछ नहीं, सीधे दंड तो दंड है, और दंड ही राजा की राज्य को चलाता है। ध्यान लीजिएगा, मनुस्मृति पढ़ाएंगे, अभी बताया गया कि दंड नीति ही राजा के राज्य का संचालन करता है। अगर दंड नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो प्रजा अराजक हो जाएगी। भय जरूर होना चाहिए प्रजा के अंदर। ठीक है? तो शुक्राचार कितनी नीतियों को मानते हैं? शुक्राचार्य के न्यायी विद्वानों ने केवल दंड नीति को ही माना है, और उसी को संपूर्ण विद्याओं का स्थान भी स्वीकार किया। किसने? शुक्राचार्य ने। अब कहते हैं चतुरस्य एव विद्या इति कौटिल्य, क्योंकि पढ़ना है आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो चतुरस्थ माने 4। देखिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, और लिखा है कि 4 नीतियों को कौन मानता है, या 4 विद्याओं को? 4 विद्याओं को कौन मानता भाई? कौटिल्य मानते हैं, क्योंकि कौटिल्य जो आधुनिक समय के थे, उनका नहीं यार 4 को मानना चाहिए। और इन्होंने कहा कौन कौन सी 4? कौन कौन सी है? आनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड। आनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति को मानना चाहिए।
किन्होंने कहा? कौटिल्य ने। चारों को मानना चाहिए। कितने मानना चाहिए? चारों को मानना चाहिए। तावि धर्म अधर्मयो यद्विधात द्विधानम विद्यात्वम। क्या लिखा है? किंतु उनकी यथार्थता धर्म और अधर्म के ज्ञान में बताते हैं। सांख्य क्या कहता है? सांख्य योगो लोकायतम च इत्य अनविच्छिकी धर्म अधर्म्यो त्रयम् अर्थन अनर्थयो वार्तायाम न्यायप्नयो दंड नित्यम बलावले चैतसाम हेतु अविच्छिमाणा। अनविच्छिमाणा कह रहे हैं कि सांख्य योग और लोकायत ये अनविच्छी विद्या के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, स्टार स्टार से कुछ बना लीजिए आप, ऐसा गरीब वाला बना लीजिए। ठीक है ना? अब यहीं पर आप लिखिएगा जो बता रहा हूं मैं, आगे देखिएगा। ये क्या कह रहे हैं कि सांख्य योग, सांख्य योग और लोकायत। लोकायत पता किसे कहा जाता है? हाँ, चारवाक दर्शन को लोकायत कहा जाता है। नास्तिक दर्शन या आस्तिक, चारवाक से प्रत्यक्ष को मानने वाला। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि ये आन्वीक्षी विद्या के अंतर्गत आते हैं। ये सांख्य योग और लोकायत किसके अंतर्गत आते हैं? आन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। विद्या के इसी प्रकार त्रयी में धर्म अधर्म का, तो त्रयी में किसका? धर्म और अधर्म, जो वेद आदि बताया गया। तो यहीं पर आप लिख लीजिएगा, यहीं पर कर लीजिए, अगला पेज है। तो त्रयी के अंतर्गत क्या आता है? धर्म और अधर्म। कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ठीक है ना? तीनों वेदों का संबंध। हाँ, आगे बताएंगे ना, उसको भी बताते हैं। ठीक, तो किसका वर्णन करता है? धर्म और अधर्म का। और वार्ता में अर्थ और अनर्थ का कौन मानते हैं? सांख्य योग और लोकायत की बात चलती है अभी, सांख्य योग और लोकायत की। तो ये त्रयी में धर्म और अधर्म का, वार्ता में कृषि पशुपालन। अरे बेटा, तीनों को अर्थ और अनर्थ का। पूरी बात नहीं देखते हो आप लोग, इसलिए कभी कभी आप मिस्टेक करते हो सब। अर्थ और अनर्थ का किसका विषय चल रहा है? हाँ, अर्थ और अनर्थ का। और दंड नीति में सुशासन और दुशासन का ज्ञान प्रतिपादित करते हैं। दंड में किसका करते हैं ये लोग? सुशासन का और दुशासन का। सुशासन का और दुशासन का। दुशासन का। ठीक है। ये किसकी, कौन कह रहा है ये सब? ये आपके कह रहे हैं सांख्य, ये आपके कह रहे हैं योग, ये आपके कह रहे हैं लोकायत। बात समझ में आई है कि नहीं आई? हाँ। और इसके पहले क्या कह रहे थे? आन्वीक्षिकी, त्रयी में धर्म और अधर्म का। ये आपके सांख्य योग और लोकायत कहते हैं कि त्रयी में धर्म और अधर्म का, वार्ता में अर्थ और अनर्थ का, दंड में सुशासन और दुशासन का। ठीक है। ज्ञान प्रतिपादन है त्रयी आदि विद्याओं की प्रधानता और अप्रधानता को भिन्न भिन्न युक्तियों से, किससे? भिन्न भिन्न युक्तियों से निर्धारित करती हुई आन्वीक्षिकी विद्या लोक का क्या करती है? उपकार करती है और सुख दुख में वृद्धि को स्थिर रखती है और सोचने विचारने बोलने तथा कार्य करने में क्या होते हैं? सक्षम। अब एक कार्य का आपको लिख लेना, एक श्लोक लिख लीजिएगा जो कि बहुत बार पूछा गया है। प्रदीपः, नोट करते चलिएगा। प्रदीपः सर्व विद्या, सर्व विद्या, प्रदीपः सर्व विद्या नाम उपायः सर्व कर्मणाम ठीक।
दूसरी लाइन है आश्रया आश्रया सर्वधर्माणाम सर्व सर्वधर्माणाम सर्वधर्माणाम शाश्वत आन्वीक्षिकीय आन्वीक्षिकीय मता। ठीक, अब ये पूछा जाता है कि ये कैसे चलती हैं सभी, प्रदीपवत चलती हैं। प्रदीप ये आया 2-3 बार प्रश्न। प्रदीपा सर्व विद्यानाम उपाया सर्व कर्मणाम आश्रया सर्व धर्माणाम। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, तो ये पूछा गया है। ठीक, तो ये आन्वीक्षिकी विद्या सर्वदा ही सब विद्याओं का प्रदीप है, सभी कार्यों का साधन है और सभी धर्मों का आश्रय मानी जाती है। तो ये आपकी कैसी है, आन्वीक्षिकी विवाद का दंड नीति, बिल्कुल पूजा वर्मा। ठीक है, तो ये आन्वीक्षिकी जो विद्या है मता, ये सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का क्या है, उपाय है, सर्व कर्मणाम सभी का कर्म है, आश्रय है, सर्व धर्माणाम सभी का धर्म है, और ये कैसी चलती है, प्रदीपक अर्थात दीपक के भांति कार्य करती है। कौटिल्य के साथ करिए पहला एपिसोड आज यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं यही कहूँगा कि क्लास आपको कैसी लगी ये तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत कुछ कमियां हो तो जरूर अवगत कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीवन पर्यंत सीखना चाहिएगा। और मैं अंत में यही कहूँगा कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है पर्वत छोड़ निकलना होगा। राधे राधे, जय श्री राम।